हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर जो पहला पेपर है केमिस्ट्री का, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिया जाए ताकि एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी किया जा सके, राइट ना। तो पूरा वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो तो पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत लंबा है। इनका अलग अलग पार्ट है। अगर आप देखेंगे अब करके दिया हुआ है तो ये थोड़ा फिर लंबा है, लेकिन पूरा आप बने रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो ऐसा चिन्ह लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसके अंदर में समझाते जाऊंगा, राइट ना। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो आपको मिल सके, राइट ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड जितने भी आपके फ्रेंड है उनको जरूर शेयर करिएगा। अगर बने तो व्हाट्सएप में आप लोग स्टेटस भी लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हमारा आज का जो वीडियो है बीएससी सेकंड ईयर है ना, पहला पेपर रसायन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। यूनिट पहला है, देखते हैं हम लोग पहला यूनिट क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाते जाऊंगा और उनको आप समझते जाइएगा, और इन एकदम कॉपी पेन लेके बैठिएगा और चिन्ह लगाते जाइएगा जो भी आपके पास मटेरियल है, ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आने लगे और कम समय में हम अच्छे से तैयारी कर लें। देखिए, जो एग्जाम होगा मार्च में होगा आपका एग्जाम, तो अभी 2 महीना बचा है। 2 महीना 10 5 दिन बचा है, मान लीजिए अगर 5 7 तारीख से भी स्टार्ट होगा तो कुल मिला के ये देखें कि 2 महीना आपके पास समय बचा है। 2 महीना में भी अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी आप कर सकते हैं, राइट ना। चलिए देखते हैं, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, डी ब्लॉक तत्व के लक्षण बताइए। वेरी वेरी आईएमपी है, इनको आप चिन्ह लगा लीजिए फ्रेंड, है ना। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर पूरा डी ब्लॉक के लिए है ना। तो ये देखिए, ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण पूछा गया है। तो इसके लक्षण क्या है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो धातु के रूप में होते हैं, चमकदार होते हैं, है ना। तो आप तो जानते ही हैं सोना चांदी ये सब आपके क्या है, धातु है। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं आप जानते होंगे, ग्रुप नंबर आपका 3 से लेकर के 12 तक ये जो ग्रुप है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते थे, उनके गुणों को पूछा गया है। संक्रमण तत्व के नाम से उन्हीं को भी जाना जाता है, डी ब्लॉक के तत्व को। तो इनको आप चिन्ह लगा लीजिएगा फ्रेंड, ये क्रॉस का निशान नहीं है ना, आप ध्यान देंगे। इनको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन मत हो, ये क्रॉस का निशान नहीं है, ये राइट का निशान है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पहला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, क्यों त्रिधनात्मक, इसको चिन्ह मत लगाइए स नंबर को। डी डी संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा गया है कई बार एग्जाम में, इसको बिल्कुल चिन्ह लगा लीजिए। और देखते हैं, सभी संक्रमण धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, ये कारण पूछा गया है। और क्षार धातु अथवा क्षारीय मृदा धातु की अपेक्षा संक्रमण धातु कम क्रियाशील क्यों होते हैं, इनको भी मत चिन्ह लगाइए। ये 3 मैंने चिन्ह लगवाए हैं, ए बी, और यहाँ पर क्या दिया है आपका डी नंबर, मतलब द नंबर, ठीक है। और देखते हैं यूनिट पहला का तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको मत पढ़िएगा, है ना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला दिया है यहाँ पर, संक्रमण तत्व अन्य संक्रमण तत्वों के साथ मिश्र धातु बनाते हैं। बिल्कुल, अगर आप मिश्र धातु आप पढ़े होंगे, कांसा पीतल जो बनाते हैं मिश्र धातु आपने देखा होगा, तो मिश्र धातु बनाते हैं, है ना। तो उनको बताना है आपको। जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण तत्व में शामिल किए जाते हैं क्यों, संक्रमण तत्व में शामिल किए जाते हैं क्यों। देखो, जिंक कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व में शामिल किया जाता है क्यों। अच्छा, और जिंक कैडमियम और मरकरी के साल्ट सफेद क्यों होते हैं। अच्छा, एक बात समझिएगा, जिंक कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा से, ये सही सवाल नहीं है इनका। जिंक कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन संक्रमण तत्व तत्व नहीं है, ऐसा ये सवाल होना चाहिए। क्योंकि जिंक कैडमियम और मरकरी ये 3D के लास्ट है, 4D और ये 5D। इनके बाहरी कोर्स में डी में 10 होता है, इनके 4D में 10 होता है, इनके 5D में 10 होता है। तो ये संक्रमण तत्व नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, इनको चिन्ह लगा लीजिए। और देखते हैं, संक्रमण धातु अच्छी उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मेटल के रूप में होते हैं, उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं, कोई भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। जैसे कि प्लेटिनियम को देखिएगा, है ना, लेड को देखिएगा, तो ये उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। क्रोमियम भी काम करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट है डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो वो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिन्ह लगा लीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पर 5वां नंबर को देखिए,
क्रोमियम से कॉपर तक तत्वों के इसको मत लगाइए। आयरन आयरन 3+ ऑक्सीकरण अधिक स्थायी है। अच्छा, एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए डी के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 10। या तो पूरा भरा होगा डी कक्षक तब ज्यादा स्थायी होगा, या उनका आधा होगा, 10 का आधा कितना होगा? 5 होगा, तब ज्यादा स्थायी होगा। लेकिन जब भी हमारे पास डी कक्षक में 4 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं, तो वो लेस स्टेबल होते हैं। कंपेरिजन किसके? D5 होगा या D10 होगा उनके कंपेरिजन में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल के देखेंगे, पहले आयरन के देखेंगे, फिर 2 चार्जर लगाएंगे और यहाँ 3 चार्जर लगाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा ज्यादा स्थायी होगा? तो जिसमें भी डी में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो ज्यादा स्थायी होगा, उनको आप समझिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। देखिए समझाइए कि कॉपर 2+ आयन रंगीन है, लेकिन कॉपर 2+ आयन रंगीन है क्यों, है ना? देखिए यहाँ पर होगा क्या, अगर जब भी कलरफुल का अगर हम बात करें, तो जब भी डी कक्षक अगर हम बनाते हैं, आप देखे होंगे डी कक्षक की इस तरफ है अगर हम बना रहे हैं, और यहाँ पर 5 कक्षक होते हैं, आप जानते हैं, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक, और कितना हो गया? 5 कक्षक, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर भरा हो तब वो कलरफुल होगा, और जब पूरा भरा रहेगा इलेक्ट्रॉन 10 रहेगा तो कलर लेफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इनको आप जरूर पढ़िएगा। अगला देखते हैं, जिंक 2+ आयन रंगीन होते हैं, रंगहीन होते हैं और स्थायी होते हैं, इनको मत करिएगा। चुंबकीय आघूर्ण, इनको भी मत करिए। कॉपर के ऑक्सीकरण अवस्था कौन स्थायी है? और देखते हैं संक्रमण तत्व आयनों की, इसको भी मत पढ़िए, इधर कोई प्रश्न मत पढ़िए। ठीक है, ये पूरा कारण वाला क्वेश्चन है, जितना आते हैं एग्जाम में उस सबको मैं कवर कर रहा हूं। तो फ्रेंड बिल्कुल भी इस तरह के प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है, कारण वाला को। चलिए आगे देखते हैं, कॉपर 2+ आयन रंगीन है ना? लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? टेट्रा एक्वा कॉपर 2+ आयन नीला होता है, और टेट्रा एमिनो कॉपर 2+ आयन क्या होता है? गहरा नीला होता है। तो जब भी कलरफुल का बात करेंगे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो वो कलरफुल होगा। इनको आप चिन्ह लगा लीजिए फ्रेंड, इसको, बाकी को आपको चिन्ह नहीं लगाना है। और देखते हैं आगे, कौन सा आयन ज्यादा स्थायी होते हैं? इनको भी लगाने की जरूरत नहीं है, इनको भी नहीं है जरूरत। हाँ, इसको लगाइए। जिंक 2+ आयन प्रतिचुंबकीय है, लेकिन कॉपर 2+ आयन अनुचुंबकीय है। देखिए कॉपर जो 2+ आयन है, कॉपर 2+ के आयन के केस में क्या होगा? जब भी वहां सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय होगा, और जब भी वहां पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। अगर जिंक 2+ आयन के इलेक्ट्रॉन अगर हम भरें तो 4f लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d लास्ट में कितना होता है? 10। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से प्लस लगा दें तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन भर जाएगा? 10। तब के कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय होगा। सेम यहाँ कलर का बात करेगा और चुंबक का सेंस में बात करेगा, तो सभी में वैसे सवाल बनेगा इलेक्ट्रॉन के बेस पर। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इनको चिन्ह लगा लीजिए और देखते हैं, स्कैडियम की केवल 3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। स्कैडियम के, इसको कोई को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको देखते हैं और आगे, क्रोमियम संकुल की ऑक्सीकरण अवस्था उप सहसंयोजक ज्यामिति की विवेचना कीजिए। इसको भी नहीं करना है आपको। और देखते हैं कितना यहाँ क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ, और एक केवल ए पार्ट है ना, और जैसे बी पार्ट में जाएंगे तो और मिलेगा। तो आप एक काम करिएगा, ए पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर बी पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना? चलिए आगे और देखते हैं इसमें। हाँ, पांचवा क्वेश्चन है, स्कैडियम की केवल 3 ऑक्सीकरण। अच्छा, इसको बता दिया, ये सब चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। और देखते हैं यहाँ पर दिया है, कोबाल्ट के विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था की, नहीं इसको भी नहीं करना है आपको। निकिल के संकुल, इसको भी नहीं करना है आपको। हाँ, इनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आपको पूछा जाए तो। ठीक, और देखते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र। अच्छा, ये सब सिंपल सवाल नहीं पूछेंगे आपको। जिंक का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है क्यों? इनको भी नहीं करना है आपको। अब देखते हैं, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उतना में आपको समझ में आ जाएगा जब आप सब पढ़ेंगे तो। द्वितीय संक्रमण श्रेणी में आने वाले तत्वों का नाम बताइए, है ना? तो यहाँ पर इट्रियम से लेकर के आपको मिलेगा 39 से मिलेगा आपको 48 तक द्वितीय संक्रमण श्रेणी मिलेगा, राइट ना? तो इसको आप चिन्ह लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये कैडमियम तक जाएगा, इस इट्रियम से लेके कैडमियम तक 39 से लेके 48 तक जाएगा। ये 18 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ ही लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। और देखते हैं, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के आयनिक त्रिज्या लगभग समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम हो, क्योंकि यहाँ पर जो कोष होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं, है ना? नीचे और देखिए, स्पष्ट कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 नंबर का। मैं थोड़ा फास्ट बात कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो
कम समय में कंप्लीट हो जाए। ठीक है फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी और बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर एग्जाम के लिए आपके लिए बना दूंगा, तो उनको आप अच्छी तरह से देख करके आप बिल्कुल अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, नियोबियम 3+ आयन है ना, और Ta3+ आयन की आयनिक त्रिज्या समान होती है, कारण सही समझाइए। अच्छा, तो यहाँ देखिए समूह 6 के तत्वों के आयनिक त्रिज्या की तुलना कीजिए, इसको भी नहीं पढ़ना है, इधर को नहीं पढ़ना है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था ये पढ़ना है आपको, और दिखाते हैं हम आपको वेनेडियम, ये सब नहीं करना है आपको। क्रोमियम मॉलिब्डेनम और टंगस्टन डब्ल्यू की ऑक्सीकरण अवस्था की तुलनात्मक कीजिए, इसको भी नहीं करिए। अगर ऊपर का क्वेश्चन आप देख लिए हैं तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है ना, उनके यहाँ पर व्यवहार को बताने हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी के। और देखते हैं कारण में 33 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कारण बताना है। जिंक कैडमियम मरकरी के लवण उजले होते हैं, बताइए। मरकरी का प्रथम आयनीकरण उजा, हाँ ये लगा सकते हैं। देखिए कितना बड़ा सिलेबस है। हैप्मियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बिल्कुल इसको लगा लीजिए, अगर वही आपने पढ़ा है तो वहीं से कवर हो जाएगा। और देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है 40 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ है 39 नंबर का क्वेश्चन, यही पढ़िएगा आप, बिल्कुल आएगा एग्जाम में, है ना। ये 38 नंबर का पढ़ लीजिए। ठीक है, एलिफ कपलिंग हो गया, प्रथम संक्रमण श्रेणी के उच्च स्पिन संकुल, अच्छा ये सब मत करिए, ये कोई काम का नहीं है। कमरे के तापमान पर पारा जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन आईएमपी है। कॉपर की प्रथम आयनिक ऊर्जा, इसको भी मत करिए, इसको भी मत करिए, इधर का क्वेश्चन को आप मत करिए। चुंबकीय व्यवहार को बताना है, नहीं, बस इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है ये सारा सवाल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरा डी ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर काम किया गया है। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, और अपनी तरफ से थोड़ा और दिमाग लगा के भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जितना हमने बता दिया इसमें से बहुत सारी चीज आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेंगे। अब देखिए बी पार्ट, अगर आप ए पार्ट को नहीं पढ़ सकते तो फ्रेंड आप बी पार्ट को पूरा पढ़ के अच्छे से नंबर ला सकते हैं। देखिए बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, सबसे अच्छा है ए बी पार्ट। अगर आप डी ब्लॉक को नहीं पढ़ सकते तो या अ को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए या बी को पूरा पढ़ लीजिए। लेंथेनाइट क्या तत्व है ना, तो ये 57 से लेकर के चलता है 71 तक, 57 के बाद 58 से, है ना, सीई से, और मरकरी तक ये जाएगा आपका, है ना। लेंथेनाइट क्या है, लेंथेनम के बाद ही स्टार्ट होते हैं, इसीलिए लेंथेनाइट नाम पड़ा। इसमें आने वाले तत्वों के संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रम बताना है। लेंथेनम तथा लेंथेनाइट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतर नहीं करना है, इसको ऑक्सीकरण भी नहीं करना है। लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या की आवर्तीता बताना, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लेंथेनाइट संकुचन हर बार एग्जाम में पूछा गया, आने का चांसेस है। लेंथेनाइट द्वारा संकुल निर्माण पर टिप्पणी लिखो, इसको नहीं करना है आपको। लेंथेनाइट के अयस्क का पूछा गया है एग्जाम में। और इधर क्या पूछा गया है, लेंथेनाइट को लेंथेनाइटों के पृथक्करण कठिनाई से होती है क्यों, और कौन कौन सी विधि है इनका उपयोग बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल चिन्ह लगाते जाइए, साथ में आप अपने पास में रखिए। लेंथेनाइट अवस्था में सॉरी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन द्वारा लेंथेनाइडों का पृथक्करण कैसे किया जाता है, नहीं इसको मत करिए। और देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन, लेंथेनाइट की पृथक्करण की विलायकन निष्कर्षण विधि को समझाइए, ये 14 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। और देखते हैं ये सूत्र पूछे गए हैं कुछ, अगर आप पढ़ सके तो पढ़ लीजिए, अगर आप लेंथेनाइट नहीं बना सकते हैं तो एक्टिनाइट को अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक्टिनेट से दो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्टिनेट का, जैसे लेंथेनेट का संकेत था, क्रमांक का नाम था, वैसे यहाँ पर एक्टिनाइट का था, है ना। एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम एक्टिनाइट पड़ा। ठीक है, तो जैसे वहां पर आप देख रहे थे वैसे यहाँ पर भी सेम देखेंगे आप। ठीक है, और देखते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर कहीं पर होगा, विभिन्न किस प्रकार से भिन्न है। अच्छा, लेंथेनाइट एक्टिनाइट में अंतर पूछा गया है, इनको भी आप चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए चैप्टर कितना बड़ा है, पफ्स एक्टिनाइट, एक्टिनाइट संकुल का निर्माण, ये पूछा है कई बार एग्जाम में, तो इनको आप जरूर पढ़िए। लेंथेनाइट के नाम, उनके प्रमुख खनिज अयस्क के नाम, नहीं, यूरेनियम नहीं, इसको भी मत करिए। लेंथेनाइडो के अनुप्रयोग, हाँ अगर आए एग्जाम में चाहे मत आए, लेकिन इनका एप्लीकेशन जरूर आपको पढ़नी है। इस तरह से फ्रेंड हमने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहले चैप्टर में हमने बता दिया।
अब चलिए दूसरा चैप्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात मेरी याद रखिएगा, देखिए इसमें टोटल 5 यूनिट आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन 5 यूनिट में अगर आप 4 यूनिट भी अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। मैं तो वैसे ही कहता हूँ कि अगर आप पासिंग मार्क अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक का चैप्टर आपसे जो नहीं हो रहा है, हार्ड लग रहा है, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बाकी जो चैप्टर है उनको अच्छे से कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है अर्हिनियफ का अम्ल क्षार सिद्धांत क्या है, ब्राफ्टेड लॉरिक्स का अम्ल सिद्धांत क्या है, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, और यही आपके एग्जाम में एक बार नहीं बार बार पूछे गए हैं। और ये इसमें से अम्ल को छांटना है, लुईस अम्ल और क्षार को अलग करना है। लुईस अम्ल क्षार क्या है, जो लोन पे राफी इलेक्ट्रॉन देता है और कौन लेता है ना। जो देगा लोन पे राफी इलेक्ट्रॉन वो बेस है, और जो लेगा वो क्या है, हमारा एसिड होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, बस इसमें से यही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे जितना मैं आपके लिए चिन्ह लगा रहा हूँ। और आगे देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस चैप्टर में आपको यही क्वेश्चन पढ़ना है जो मैंने आपको चिन्ह लगवाया है, बाकी आपको और क्वेश्चन नहीं देखना है। निश्चित रूप से आपको ब्राफ्टेड लॉरी सिद्धांत, अर्हिनियफ का सिद्धांत, और एक है फ्लक्स का सिद्धांत। ये ऊपर में एक और दिया होगा फ्लक्स का, देखिए हाँ यहाँ पर लक्स फ्लड है ये, सॉरी। तो यहाँ पर इतना क्वेश्चन आपको समझना है। लुईस की अम्ल क्षार सिद्धांत समझाना है, जिसको मैंने ऊपर में डिस्कस किया है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इनको जाके जरूर पढ़ें और समझें इनको, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत पास है। चलिए अब इनका बी वाला पार्ट में चलते हैं। देखिए अगर आप ए का जो क्वेश्चन मैंने चिन्ह लगवाया है, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने चिन्ह लगवाया है लगभग वही आएगा। कठोर अम्ल, मृदु अम्ल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, पियर्सन का सिद्धांत है ना, इनको पढ़ना है। सीमाएं इनका पढ़ना है, 2 क्वेश्चन। सहजीविता आपको पढ़ना है। अम्ल क्षार प्रबलता में संबंध आपको पढ़ना है। अम्ल क्षार का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ ही लेना है आपको फ्रेंड, है ना। अब यहाँ पूछा गया है कि ये फलाना सॉफ्ट है, ये ढकाना आपका क्या है, हार्ड है। तो एक बात मेरी याद रखिएगा, देखिए होता क्या है, एक एसिड और एक बेस। एक एसिड है मान लीजिए, है ना, और एक हमारे पास क्या है, बेस है। अगर दोनों को हम मिला दें, एसिड और बेस को, तो दोनों को मिला देने से क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है। और जब एसिड भी जब सॉफ्ट हो और बेस भी हमारा सॉफ्ट हो, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो स्टेबल होगा। ये बात मेरे याद रखिएगा। और जो हम एसिड ले रहे हैं और जो हम बेस ले रहे हैं, अगर दोनों के दोनों हमारा हार्ड है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन दोनों के दोनों क्या होगा, वो हार्ड होगा। हमारा जो रिएक्टेंट है, जो एसिड और बेस हम ले रहे हैं सॉल्ट बनाने के लिए, दोनों को हार्ड हार्ड होना चाहिए तब ज्यादा स्टेबल होगा, या दोनों को सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए, तब के कंडीशन पर वो क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन ये हमारा सॉफ्ट है, ये हमारा हार्ड है, एसिड हमारा सॉफ्ट है और बेस हमारा क्या है, हार्ड है। तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेस स्टेबल कंपाउंड बनेगा। उसी सारा क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है, छांटने के लिए आपके एग्जाम में बहुत बार देखने के लिए मिला है। आप जरूर उनको जाके पढ़ें। अब देखिए हार्ड सॉफ्ट, HSAB का मतलब क्या है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत से सिल्वर हैलाइड की विलेयता का क्रम को समझाना है, ठीक है। कारण पूछा जाएगा तो ऊपर का जब आप सवाल पढ़ेंगे तो वहीं से आपका आंसर मिलेगा, तो ये चीज आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस से कोई भी प्रश्न फ्रेंड आपको नहीं छोड़ना है, जितना मैंने चिन्ह लगवाए उनको पढ़ ही लेना है। अब देखते हैं सा वाला पार्ट। अगर आप बी को नहीं पढ़ सकते तो ये सी वाला पार्ट को पढ़ना है। विलायकों का वर्गीकरण एवं उनके भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर किस प्रकार किया जा गया है। तो विलायकों का वर्गीकरण, विलायक को अलग अलग टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, देख लीजिएगा। अगर आप ए और बी पढ़ लिए हैं तो सी को ज्यादा पढ़ने का आपको जरूरत ही नहीं है ना। अगर इसको भी आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ लीजिए, आप जो मैं चिन्ह लगवा रहा हूँ इनको भी पढ़ लीजिए, सिल्वर एमाइड पढ़ लीजिए। ये द्रव के फॉर्म में होते हैं अमोनिया, जबकि SO2 क्या होते हैं, द्रव नहीं होते हैं। ये पूछा गया एग्जाम में। ये पूर्ण विलायक है, पूर्ण विलेय है, क्यों, है ना, बताना है। तो इस तरह से ये हमने जो चिन्ह लगवाया उनको पढ़ लीजिएगा। अकार्बनिक विलायक क्या है, जिसमें कार्बन ना हो। और देखते हैं यहाँ पर 2-4 सवाल, और अपने मर्जी से यहाँ देख लीजिएगा। इसको मैं चिन्ह इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अगर ए और बी, मेरा सलाह है कि आप ए और बी को पढ़ें, सी को छोड़ दीजिए आप पूरा, ठीक है। अगर आप पढ़ सकें तो ये पढ़िए, लुइस ये पूछा है एग्जाम में। और ये आप रिएक्शन पूरा करने वाला जो दिया है, इनको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए ये सब कुछ चिन्ह लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप जरूर पढ़ें। चलिए अब हम लोग चैप्टर 3 की ओर आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। देखते हैं डबल सॉल्ट क्या होते हैं, संकुल। एक बात आप मुझे बताइए, आपने 12th में पढ़ा होगा 9 चैप्टर में, एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपको मालूम हो कि एक सेंटर एटम होता है ना,
और उनके बीच में लिगेंड होता है जो उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, और उनके आयन होते हैं। तो ये डबल सॉल्ट क्या होते हैं, अगर फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट को अगर हम लोग मिला दें दूसरे सॉल्ट के साथ में तो डबल सॉल्ट बन जाएगा, है ना। अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, तो फेरस अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, फेरस अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इनको आप पढ़िएगा, डबल संकुल क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कीलेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड, और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। वर्नर के उप सहसंयोजकता सिद्धांत का वर्णन कीजिए, और कोबाल्ट एमीन पर यह कैसे लागू होता है बताना है। इसको भी पढ़िएगा, EAN, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इनका पूरा नाम भी आपको पढ़ना होगा। वर्नर के सिद्धांत के आधार पर कोबाल्ट, ट्राइक्लोराइड कोबाल्ट और NH3 के कुछ उप सहसंयोजी यौगिक का नाम बताना है आपका। अब ये किलेट क्या है, मैं ऊपर में डिस्कस किया हूँ इसको, किलेट है ना, ये किलेट का मैंने डिस्कस किया ऊपर में। बहुत बस यही पढ़िए, बाकी और कुछ नहीं आने वाला, मैं आपको सही बता रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन देखिए एक बार और फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ, डबल सॉल्ट तो कम पूछे गए हैं। किलेट एक, वर्नर के सिद्धांत दो, EAN दो क्वेश्चन, तीन हो गए। किलेट उनके वर्गीकरण ये अलग क्वेश्चन है, और इसका कुछ नामकरण है, ये देखिए ये नामकरण यह आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, तो इनको कर लीजिए पूरा नामकरण को। ये पूरा देखिए, जैसे हम आपको एक नाम पूछ रहे हैं, कोई भी एक नाम, जैसे यहाँ पर कोई भी एक नाम हम देख लेते हैं जो आप बना सकते, जैसे ये देखिए इसका नाम क्या है, हेक्सा एमिनो प्लेटिनेट क्लोराइड नाम होगा। ऐसे इसका नाम करना है, आपने 12th में ऐसा नामकरण पढ़ा होगा। आई होप यही से एग्जाम में पूछे गए हैं, भर भर के एग्जाम में आए हैं ये। तो ये सब नामकरण है फ्रेंड, ज्यादा और कुछ है नहीं। भले बड़ा लग रहा है सिलेबस, अगर एक बार आप समझते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे हार्ड होगा। बस इतना आप पढ़ेंगे जितना मैंने ऊपर में आपको लगवाया चिन्ह। ये नामकरण तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, IUPAC नामकरण ही तो बस, और कुछ नहीं है। अगला चैप्टर देखते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर धातु लिगेंड बंध को समझाइए। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी IMP है, इनको आप चिन्ह लगा लीजिए। VBT आप लगा लीजिए, दो क्वेश्चन हो गए। और देखते हैं, हाँ इसको लगाइए, लगाइए वर्ग समतलीय संकुल प्रकाशीय समवयता नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन आप लगाइए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विस्फुटन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल में भी आपको मिलेगा, फाइनल ईयर में 10 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही पूछा गया एग्जाम में। और देखते हैं हम, केंद्रीय धातु आयन के संकुल का विभिन्न ज्यामिति और में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो उनको स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक। और ये इसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्या होता है ये पूछा गया एग्जाम में। प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए हैं, स्थायित्व पूछे गए हैं। पढ़िए आप इसको, चिन्ह लगाते जाएंगे साथ में मेरे। वीडियो को छोड़ के नहीं भागना है, अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम पासिंग मार्क भी नहीं बनेगा, ठीक है। विशेष ध्यान रखेंगे। धातु आयन क्रिस्ट, ये देखो स्प्लिटिंग क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इनको अच्छे से पढ़ ही लीजिए। और वही क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके दे रहे हैं, तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो इनको अच्छे से कर लीजिए फ्रेंड, इसको भी कर लीजिए। चलिए चौथा इकाई की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा इकाई क्या है, जल की अम्लीयता और क्षार छा क्या लिखा है, क्षारीयता को परिभाषित कीजिए। जल में कौन अम्लीय गुण रखते हैं और कौन क्षारीय गुण रखते हैं उनको बताना है। जल सैंपल की संपूर्ण अम्लीय गुण नहीं पढ़ना है। फिनाप्थेलिन अम्लीय, मेथाइल ऑरेंज अम्लीय से क्या समझते हैं नहीं पढ़ना है इसको। और बता रहा हूँ आपको, ये कुछ चीज ऐड हुआ है और आपके एग्जाम में, ये इसको पढ़ लिए, है ना। सातवां SPADNS क्या है, किताब खोल के पढ़ेंगे तब समझ आएगा। और COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ, यही एग्जाम में आएगा। BOD निर्धारण में असफल बनाने वाले कारक, इनको भी पढ़ना है आपको। और ये पढ़ना है आपको VCM, है ना, वेपर है, कार्बन है, और ये आपका मेटल है। तो से आप क्या समझते हैं, मेटर है, मेटर पदार्थ होगा। कोयले के कार कार्बोनाइजेशन को परिभाषित कीजिए। अगर ये जो मैंने चिन्ह लगवाया उसको अगर आप पढ़ लिए तो नो डाउट आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। कोयले में राक कंटेन का निर्धारण कैसे नहीं करना है। जल की क्षारीयता क्या होती है, बहुत बड़ा सिलेबस है बच्चों। ये देखिए, ये EDTA एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, ये एग्जाम में पूछे गए हैं।
पढ़िए इसको। सीओडी क्या है बताइए? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैं बोल रहा हूँ ना यही आएगा एग्जाम में, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बाकी और कुछ मत पढ़िए, मुझे नहीं लगता है, अगर और आपको लग रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। 5वां यूनिट की ओर हम लोग एंट्री करते हैं। देखते हैं अवस्था फलन और पद फलन में अंतर, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन चिन्ह लगाएंगे। आ, विस्तीर्ण तथा गहन गुणों को समझाइए, ये भी चिन्ह लगाइए। और ये होता है आपका उष्मागतिकीय नियम, है ना। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या होते हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार। जूल थॉमसन का प्रयोग ये पूछे गए हैं। आदर्श ये पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अ वाला पार्ट है। शीतलन का, शीतलन एवं प्रशीतन पर जूल थॉमसन प्रभाव का एप्लीकेशन बताना है। रुद्धोष्म प्रसार हेतु ये वाला क्वेश्चन आप चिन्ह लगाएंगे। और व्युत्क्रमण ताप क्या होते हैं, बस इतना लगाएंगे। इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो ये एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब इनके ब वाला पार्ट में हम लोग चलते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है फ्रेंड, ये देखिए इनका 6 चैप्टर दिया है। अभी तो देखते जाइए कितना सारा दिया हुआ है। हम लोग कहते हैं कि सिलेबस छोटा हो गया, इतना पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतना सारा सवाल आपको मिलेगा। केमिस्ट्री इसीलिए हार्ड लगते हैं सबको। उष्मागतिकी का प्रथम नियम की सीमाएं, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन। कार्नो चक्र इंपॉर्टेंट है। और परम स्केल, ताप का परम स्केल। द्वितीय नियम एंट्रोपी अभिधारणा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चिन्ह लगाते जाएंगे फ्रेंड सबको। और आदर्श गैस की एंट्रोपी ताप, इसको मत लगाइए, ऊपर का कोई क्वेश्चन मत लगाइए। प्लांक बोल्टजमैन ये इंपॉर्टेंट है। और मैक्सवेल संबंध ये पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं इस बार आप लोग को। सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे जैसे दिया वैसे पूछ लिए गए। और क्वेश्चन देखते हैं। स्वतः अस्वतः अनुक्रमण क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय स्वतः, और ये इंपॉर्टेंट है। विश्व की एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है, ये छोटा क्वेश्चन में पूछे गए हैं, लगाइए इनको चिन्ह। मैक्सवेल संबंध ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ बस इतना आपको पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए इकाई हम लोग 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। उष्मागतिकी साम्य से क्या समझते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, उष्मागतिकी के नियम है ना, अंतर पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध ये पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ऊपर का चिन्ह मत लगाएंगे। साम्य अवस्था ये लगाइए, उष्मागतिकी इसमें लगाइए छेपी और उष्मा शोषी। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ एग्जाम में यही आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बफर विलयन क्या है, ठीक है। अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन, इसको भी चिन्ह लगाएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए। बफर विलयन ये तो हो गया। हेंडरसन हेजल समीकरण को बताना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे का वैसे पूछ लिया गया है कई बार, ठीक है। और पीएच पैमाने पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछे गए हैं। विलेयता गुणांक ये फिजिकल केमिस्ट्री आ गया है ना। सम एंड प्रभाव, इतना आप चिन्ह लगाएंगे। और बता रहा हूं मैं, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट छूट तो नहीं गया। हाँ ये ओस्टवाल्ड के तन्वता नियम ये पूछा गया है सेम। और हैबर तापमान ये नहीं, ली सातेलिया का सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, ली सातेलिया का सिद्धांत। तो जितना हमने चिन्ह लगवाया आपको फ्रेंड, आई होप आपने चिन्ह लगा लिए होंगे। अगर 1-2 क्वेश्चन और आपको लग रहे हैं और पूछे गए हैं कोई सत्र में, तो उनको आप जरूर चिन्ह लगा के पढ़ें, क्योंकि एग्जाम आपको बहुत पास है। एग्जाम के साथ कोई मजाक ना ले, मजाक में मत ले कोई एग्जाम को, क्योंकि ये पेपर आपका अच्छा जाएगा तो आपका भविष्य भी आगे अच्छा होगा। अगर आप किसी तरह से इधर उधर कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो एक दिन आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगा, तो ये विशेष आप ध्यान रखेंगे। ये 16 नंबर का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आई होप फ्रेंड आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा कि कैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखेंगे फ्रेंड अब अगले वीडियो में हम लोग इसके और सेकंड वाला जो हमारा इनका पार्ट है उनको जरूर हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा कि कैसे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चिन्ह लगाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो लाइक कर दीजिएगा, और नए आए हैं चैनल में तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से हर वीडियो आपको मिल सके। और अपने हर फ्रेंड को शेयर करिएगा। ये पहले जो हमारा यूनिट है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है ना, और 1-2 अगर पढ़ लेते हैं बेसिक को तो बाकी सारा चीज आपका सेम बनेगा। तो चलिए फ्रेंड इसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न पत्र पर बात करेंगे, बीएससी सेकंड ईयर का, ठीक है।
चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।